गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका हृदय की गहराई से हमारा स्वागत, अभिनंदन। बीएससी बीएड प्रथम वर्ष और बीए बीएड प्रथम वर्ष में आपका एक किताब है बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बालक के जीवन में शिक्षा किस तरीके से सीखता है वो, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जिस जैसे उसकी शारीरिक संरचना में वृद्धि होती है, विकास होता है, तो उसका शिक्षा से कनेक्शन कैसे जुड़ता है, उस पर हम इस पाठ्यक्रम में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा आपकी जो है, उसने आपके इस पाठ्यक्रम में क्या क्या कंटेंट डिसाइड किए हैं, उस पर हम आज संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लिखने के साथ साथ इसको समझते भी जाइएगा। पहला कंटेंट है आपका पांच इकाइयों में ये आपका पाठ्यक्रम पूरा डिसाइड है। यहाँ पर लिख दीजिए पाठ्यक्रम, सिलेबस, पाठ्यक्रम। पहली इकाई जो है वो है, पहली इकाई का फर्स्ट कंटेंट बाल्यावस्था विकास का परिचय। बाल्यावस्था विकास का परिचय, विकास का परिचय, मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट एवं प्रक्रिया। परिचय, अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, एवं प्रक्रिया, प्रोसेस यानी कि मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये जो बाल्यावस्था है, वो बाल्यावस्था मां के गर्भ में शिशु का विकास और वृद्धि किस तरीके से होती है, उस विकास का पूरी अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर के अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, और उसका शिक्षा के संदर्भ में क्या है, वो पूरा उसमें किस तरीके से वो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बारे में इस कंटेंट के माध्यम से हम चर्चा, इस पर चर्चा जब पढ़ाएंगे उस समय करेंगे। सेकेंड कंटेंट है हमारा बाल्यावस्था विकास का अर्थ। नंबर 2, बाल्यावस्था विकास का अर्थ, विकास का अर्थ, विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ एक्सटेंशन पेरेंटिंग, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि बाल्यावस्था का ये जो विकास है, वो विकास का एक सामान्य मीनिंग हम अर्थ पढ़ेंगे, और उसके बाद उस विकास के सिद्धांत कौन से हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए, विभिन्न दार्शनिक, विभिन्न विद्वान हुए, उन विद्वानों ने बाल्यावस्था की विकास को किस तरीके से समझा, और उन्होंने अपने ज्ञान को अभिभूत होकर विद्यार्थियों में, श्रोतागणों में प्रसारित किया। उसके बारे में इस कंटेंट के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ब्रूनर क्या कह रहा है, जेरोम क्या कह रहा है। सारे जो दार्शनिक हुए, जितने भी विद्वान हुए, विद्वानों ने अपने अपने परिवेश, अपने अपने वातावरण के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन के आधार पर बताया कि बालक के जो विकास की अवस्था है वो सब तरीके से अलग अलग होती है, और जैसा वातावरण मिलता है, कई बार वातावरण जो होता है वो विकास को प्रभावित करता है, कई बार जन्म के जो गुण होते हैं, जन्मेंद्रिय जो गुण होते हैं, वो गुण भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो सारे सिद्धांत हम इस कंटेंट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। थर्ड है जीवन काल का अध्ययन। थर्ड, जीवन काल का अध्ययन।
इसमें बात करेंगे जन्म से पूर्व यानी कि माँ के गर्भ में, जन्म से पूर्व, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था व व्यसनावस्था व चरणों की विशिष्ट विशिष्टताएं। चरणों की विशिष्ट विशिष्टताएं, इस पे हम चर्चा करेंगे कि केस स्टडी, इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ इंस्पिरेशन पेरेंशियल अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड ऑथोरिटी एंड स्टेज ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जीवन काल का अध्ययन। आप देखेंगे कि कोई विद्यार्थी का जो जीवन है बहुत ही संकटग्रस्त, बहुत ही लोअर कैटेगरी में, बहुत ही पुअर कैटेगरी में उसका जन्म होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो डेवलपमेंट होता है वो और उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक अनोखी होती है। तो इसलिए उसके जीवन काल का अध्ययन करने का होता है। और जन्म से पूर्व की उसकी क्या स्थिति रही है, माँ के गर्भ में वो शिशु का ग्रोथ कैसी हुई, उसका विकास कैसे हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के आसपास को उसके कैसा वातावरण मिला है, उसे कैसी बोलचाल मिली है उसका, और मध्य फिर किशोरावस्था में, फिर विभिन्न चरणों के बाद उसके गुजरने के बाद उसके सामने जीवन में क्या क्या परिस्थिति। इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि जीवन काल का अध्ययन। किसी भी बालक का हम ऐसे जैसे बात करते हैं तो इससे बहुत सारे एडिसन हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, बराक ओबामा, बहुत सारे ऐसे विद्वान, ऐसे नरेंद्र मोदी, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं पूरे विश्व में जिनका उनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है या उनके बालक बचपन का बैकग्राउंड रहा हो, बैकग्राउंड से अलग हटकर उन्होंने अपने जीवन की ग्रोथ की है। तो उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों का अध्ययन हम इस कंटेंट के माध्यम से करेंगे ताकि हम समझ पाएंगे कि कभी कभी विकास की अवस्था जो है वो अलग जाती है और कहीं कहीं उसका जो ग्रोथ होता है वो अलग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे मुख्य कारण उसका शैक्षिक मनोविज्ञान है और इसका एक विकास है। तो इसके बारे में हम इसका जीवन काल का अध्ययन इस कंटेंट के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। चौथा है संज्ञान का अर्थ, अधिगम में इसका महत्व। संज्ञान का अर्थ व अधिगम में इसका महत्व, यानी कि मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव एंड इट्स रोल ऑफ लर्निंग। संज्ञान किसे कहते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम जिस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे उसमें करेंगे, लेकिन अधिगम में लर्निंग प्रोसेस में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि जैसे कि किसी बालक ने ये क्या है, एक मार्कर है। अब इसका ज्ञान अगर बालक को हो जाता है कि मार्कर है, तो मार्कर के विषय अधिगम में इसका क्या महत्व है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में क्या है कि हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, उस व्हाइट बोर्ड में इसमें जो इंक डालेंगे, इंक की सहायता से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये अधिगम में इसका महत्व, इस मार्कर का महत्व क्या है, इस बोर्ड पे लिखने के लिए काम आता है ये है। तो संज्ञान जो है, नॉलेज है, कॉग्निटिव है, वो हमारे लर्निंग प्रोसेस में, हमारे अधिगम में किस तरीके से सहायक है। कोई जानकारी हमें होती है, उस जानकारी का हमारे जीवन में, हमारे अधिगम में, हमारे लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की कला में क्या महत्व है, उस महत्व पे हम प्रकाश इस कंटेंट में डालेंगे कि जितनी भी नॉलेज होती है उस नॉलेज का व्यावहारिक ज्ञान हम किस तरीके से करते हैं, उस करने के तरीके से फिर हम जीवन को किस तरीके से उच्च स्तर पर बनाने का प्रयास करते हैं, उसका डिटेल स्टडी हम इस कंटेंट के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्वयं एवं समाज के समग्र विकास हेतु सुविधा। स्वयं
एवं समाज के समग्र विकास हेतु सुविधा, समग्र विकास हेतु सुविधा। अब फैसिलिटी होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ ऑफ सोसाइटी, यानी कि स्वयं और समाज के समग्र विकास हेतु सुविधा। खुद का अगर हम विकास सोचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मुझे समाज का विकास करना है, तो उस समाज का विकास लगभग अवरुद्ध हो जाता है। अगर व्यक्ति समाज में अगर 100 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं, लाख व्यक्ति हैं, करोड़ व्यक्ति हैं, कितने भी असंख्य व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ये सोचता है कि मुझे समाज का विकास करना है, तो सबसे पहले उसको अपना खुद का विकास करना पड़ता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे समाज का विकास करना है, तो हमारे जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, जो बाल्यावस्था विकास है, उसमें शिक्षा में ये बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने बताया कि आत्मदीपो भव, यानी कि स्वयं प्रकाशित हो। खुद का अगर नॉलेज हम बढ़ा लेते हैं, हम खुद विकसित हो जाते हैं, खुद ज्ञानी बनते हैं, तो समाज में ज्ञान जो है वो सतत कर जाता है। समाज में अगर 100 व्यक्ति हैं, ये सोचते हैं कि समाज का विकास करना, तो मैं सोचता हूँ कि स्वयं उनको विकास करने की आवश्यकता है, तो समाज का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसलिए इस कंटेक्स्ट में बताया जाता है कि स्वयं समाज के समग्र विकास हेतु सुविधा। सुविधा का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को शिक्षित करना होगा, समाज के अनुकूल बनाना होगा। हम समाज में कैसे व्यक्तित्व, कैसे व्यक्ति का रूपरेखा देखना चाहते हैं, वो सारे गुण हमें अपने खुद के ऊपर लागू करने पड़ते हैं। यानी कि सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसके बनिस्बत हमें यह होना चाहिए कि हम सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा व्यवहार हमारे ऊपर होना है। यानी कि दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जैसे खुद के प्रति हम चाहते हैं, तो समाज में वो सुविधा हमें मिलती है। अगला टॉपिक है इस यूनिट का, बालक के अध्ययन की प्रक्रिया। छठा, बालक के अध्ययन की प्रक्रिया, निरीक्षण, साक्षात्कार व व्यक्तिगत अध्ययन। यानी कि प्रोसेस प्रोड्यूसर ऑफ दिस स्टडीइंग चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का जो अध्ययन करते हैं हम, कि बालक का विकास का जो अध्ययन है, अध्ययन की प्रक्रिया क्या है? बालक के अध्ययन की प्रक्रिया ये है कि उसका निरीक्षण करना। सबसे पहले किसी भी चीज का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, तो फिर उसके बाद हम साक्षात्कार करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके अध्ययन वहाँ की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होती है। यानी कि समझने का अर्थ ये है कि किसी भी बालक के अध्ययन के लिए उसके निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जब उसका निरीक्षण हो जाता है, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है कि बालक किस तरीके की पहनावा पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, उसके निरीक्षण ऑब्जर्वेशन के बाद हम उस व्यक्ति का साक्षात्कार कर पाते हैं, कि इंटरव्यू लेते हैं कि बच्चे आपके घर में कौन कौन है, आपके घर का वातावरण कैसा है, आपका शैक्षिक स्तर क्या है, आप क्या खाते क्या पीते। इंटरव्यू के बाद उसके व्यक्तिगत अध्ययन हम कर सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास उसका कितना है, उसकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, उसकी सोशल स्टेटस क्या है, सारी चीजें हम उस चीज के बारे में पता करते हैं जब हम निरीक्षण करते हैं, इंटरव्यू आफ्टर डेट। उसके बाद हम सारा चीजें वो अध्ययन कर पाते हैं। तो ये हमारा बाल्यावस्था विकास परिचय अवधारणा प्रोसेस। उसके बाद बाल्यावस्था विकास का अर्थ, विकास का सिद्धांत। अगला जीवन काल का अध्ययन, जन्म से पूर्व, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, स्नेहावस्था, चरणों की विशिष्ट विशेषताएं। संज्ञान का अर्थ, अधिगम में इसका महत्व, स्वयं एवं समाज के समग्र विकास की सुविधा, बालक के अध्ययन की प्रक्रिया, निरीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन। तो ये सारा सिलेबस हम
इकाई फर्स्ट में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आज सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था जो है वो विकास की किस तरीके से अवस्था को हम आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इकाई 2 बाल्यावस्था विकास के सिद्धांत उसके महत्व। इकाई 2 में बात करेंगे। फर्स्ट कंटेंट है बाल्यावस्था विकास के सिद्धांत व उसके महत्व। अर्थात इसमें बहुत सारे विद्वान हुए हैं अलग अलग। सभी विद्वानों ने अब मैंने बताया शुरू में ही कि जो प्रक्रिया विकास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत, उस सिद्धांत में मैंने बताया था कि जितने भी एरिक्सन हुए हैं, थॉर्नडाइक हुए हैं, वाटसन हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए, सभी विद्वानों ने अपने अपने वातावरण, अपने अपने ज्ञान संज्ञान के आधार पर अलग अलग सबने परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो इसमें इस पूरे यूनिट में हम पूरे विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। बाल्यावस्था विकास के सिद्धांत उसका शिक्षक मनोविज्ञान में बच्चे के विकास में, बालक के चाइल्डहुड ग्रोथ में किस तरीके से उसका महत्व है वो उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब एरिक एरिक्सन ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर बताया कि बालक का जो विकास है वो विकास का मुख्य हथियार है वो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के आधार पर उसके कितने चरणों में बांटा जा सकता है, उसके मन मस्तिष्क में उसकी सुविधा के मन का विज्ञान जो होता है वो किस तरीके से उसके विकास को प्रभावित करता है, वो एरिक्सन महोदय ने एक भली बात की पूरे चार्ट के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट दिया है। उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसमें इसमें विभिन्न चरणों से होते हुए किस तरीके से इसका है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। दूसरा है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। इंग्लिश मीडियम का कोर्स करेंगे तो पियाजे's कॉग्निटिव थ्योरी। उसके बाद है अगला नंबर 4 अर्नोल्ड जेसल का परिपक्वता सिद्धांत। अर्नोल्ड जेसल का परिपक्वता सिद्धांत। परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड जेसल ने भी परिपक्वता की अवस्था को देखा। उन्होंने परिपक्वता जिस बालक परिपक्व होता है उसमें शैक्षिक और समाज को राष्ट्र को समझने का प्रयास मिलता है। तो परिपक्वता के आधार पर, मैच्योरिटी के आधार पर बालक का विकास किस तरीके से होता है उसमें
पहली बात समझने का प्रयास करते किया ऑलरेडी जैसे ने बताया कि परिपक्वता सिद्धांत किस तरीके से बालक का परिपक्वता की ओर जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, एक निश्चित समय पर ग्रोथ होती है और विकास जो होता है वो जीवन भर किस तरीके से चलता रहता है, तो वो सारी चीजें इन्होंने बताने का प्रयास किया है। अगला हमारा है यूरी ब्रोनफेलर की पारिस्थितिकी सिद्धांत। यूरी ब्रोनफेलर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। पारिस्थितिक सिद्धांत। उसके बाद है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सातवां है नॉम चॉम्स्की का प्रसंस्करण सिद्धांत। तो सभी विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत के आधार पर ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से बालक का बाल्यावस्था में विकास होता है और उस विकास के आधार पर उन्होंने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि बालक का विकास सिद्धांत, उसका महत्व, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अर्नोल्ड लेसन का परिपक्वता सिद्धांत, यूरी ब्रोनफेलर का पारिस्थितिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की का प्रसंस्करण सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपने बालक के विकास पर पूरी तरीके से प्रकाश डाला कि बालक का विकास किस तरीके से होता है और समाज और राष्ट्र के लिए बालक का किस तरीके से तैयार होता है, उस पर चर्चा की है। आगे हम बात करेंगे थर्ड यूनिट पर। इकाई थर्ड, इस पे हम चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पहला कंटेंट है बाल्यावस्था व किशोरावस्था। यानी कि चाइल्डहुड एडोलसेंस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि इसमें क्या अंतर है। बाल्यावस्था एक निश्चित समय में होता है और किशोरावस्था, उसके बाद उसकी किशोरावस्था में किस तरीके से जो सोचने समझने की शक्ति है, वो शक्ति किस तरीके से चेंज होती है, वो बाल्यावस्था के बाद ही होती है। और बाल्यावस्था में कौन से सोचने की समझने की मस्त होता है एकदम बच्चा, किस तरीके से उसमें खेलने की प्रवृत्ति ज्यादा विकसित होता है, वो सारी चीजें हम इसमें उसका बाल्यावस्था में विकास जो होता है वो अलग होता है और किशोरावस्था में विकास जो होता है वो अलग होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा इस पे करेंगे। अगला है पृथक अवस्था के रूप में स्वयं ने बाल्यावस्था और किशोरावस्था की परिभाषीकरण। नंबर 2, पृथक अवस्था के स्वयं में बाल्यावस्था व किशोरावस्था का परिभाषीकरण।
यानी कि पृथक अवस्था के रूप में बाल्यावस्था के साथ जैसे कि उसको एक समग्र अवस्था में डाला जाए कि जिसे वर्षन ने कहा है कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। तो बालक के वातावरण में उसको ऐसा वातावरण डेवलप करने की आवश्यकता है कि कोई भी बालक हो, चाहे वो उसका लिंग भी निर्धारण नहीं हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उसमें हम जैसा वातावरण डालेंगे, जैसी शैक्षिक मनोवृत्ति है, जैसी आदतें, जैसी रुचियां उसके आसपास क्रिएट करेंगे, तो बालक का विकास जो होता है वो वैसा ही हो जाता है, बालक वैसा बन जाता है। तो विकास सोचने समझने की, जैसे कि उसके सामने हमने तलवार रख दी तो बच्चा युद्ध में निपुण बनेगा। बच्चे के सामने अगर कलम रखी तो वो कलम से लिखने का प्रयास करेगा, किस तरीके से उसको लिखते हो और कैसे हम शिक्षा के माध्यम से टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। और बालक के सामने अगर हमने गेती फावड़े रख दिए तो वो किसान, इसका क्या उपयोग है, मैंने बताया था उसका महत्व। लर्निंग प्रोसेस में अधिगम का क्या महत्व है, संज्ञान और उसका अधिगम में महत्व। तो जो चीजें हम जानकारी होती है उस जानकारी का हमारे अधिगम में, सीखने में क्या महत्व है, वो एक टॉपिक था, उस टॉपिक के माध्यम से मैंने बताया था। तो प्रत्येक अवस्था के रूप में स्वयं में बाल्यावस्था का और किशोर अवस्था का परिभाषीकरण का अर्थ यही है कि उसमें किस तरीके से बालक का एक विकास होता है। अगला टॉपिक है आपका किशोर अवस्था के विशिष्ट लक्षण और चुनौतियां। किशोरावस्था के विशिष्ट लक्षण और चुनौतियां किशोरावस्था के विशिष्ट लक्षण। अब किशोरावस्था में एक तरीके से पूरी अनोखी अवस्था है ये, इस तरीके जटिल अवस्था कह सकते हैं जीवन की, क्योंकि किशोरावस्था में जो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन हमें जीवन में दिखाई देते हैं वो संपूर्ण जीवन में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चा सतत रहना चाहता है इसमें, बालक हम स्वयं भी, आप भी और मैं भी, मतलब मैं बड़ा हो गया और होता है, लेकिन उसको हम कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते। उसके लिए लक्षण है, विशिष्ट लक्षण होते हैं और उस विशिष्ट लक्षण के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती, चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने। पेरेंट्स के सामने चुनौतियां होती है, बच्चा उस समय पता नहीं क्या अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है और उस समय बहुत सारी ऐसी हरकतें करने लगता है, उसमें बहुत सारे पावर होते हैं, उसकी ग्रोथ की जो स्टेज होती है वो भी ज़्यादा होती है, जननांगों पे और बगलों में और डैडी मुस्कान होते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे विशिष्ट शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होते हैं जिस वजह से वो चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है। तो वो क्या है, उस कंटेंट के माध्यम से हम इसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषता और विकासात्मक कार्य। बाल्यावस्था व किशोरावस्था की विशेषताएं व विकासात्मक कार्य। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न संस्कृतियों में बाल्यावस्था और किशोरावस्था का समानीकरण। विभिन्न संस्कृतियों में बाल्यावस्था व किशोरावस्था का समानीकरण। किशोरावस्था का समानीकरण। तो ये जो 3 इकाइयां हैं, अगली क्लास में हम आगे की जो 2 इकाई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तीसरी इकाई में बाल्यावस्था और किशोरावस्था, पृथक अवस्था के रूप में स्वयं में बाल्यावस्था और किशोरावस्था का परिभाषीकरण, किशोरावस्था के विशिष्ट लक्षण और चुनौतियां,
बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशिष्टताएं, विकासात्मक कार्य, विभिन्न संस्कृतियों में बाल्यावस्था और किशोरावस्था का समाजीकरण। तो इस यूनिट में हम इतना ही देखेंगे। विद्यार्थियों, आपने ये जो YouTube चैनल है उस YouTube चैनल से लगातार बने रहिए और आगे से आप इसको याद रखेंगे। अगली क्लास में हम आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।